कुमारी शजर आपके साथ और आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के शौचालय। लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, शौचालय नहीं बना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संत कबीर नगर के बन्नी ग्राम पंचायत में बनने वाले शौचालय कागजों में पूरे हैं, लेकिन लाभार्थियों का कहना है कि अब तक उन्हें शौचालय मिले नहीं हैं और लाभार्थियों से शौचालय के नाम पर जिम्मेदारों ने वसूली कर ली, लेकिन शौचालय बने नहीं। आलम यह है कि गांव के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं, जबकि सरकार ने हर जरूरतमंद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मुहैया कराए हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जहां साफ सफाई की बात कही जा रही है, वहीं संत कबीर नगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ग्राम प्रधान ने शौचालय के नाम पर भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला कि गांव में बनने वाले आधे से ज्यादा शौचालय कागजों में ही बनकर रह गए और शौचालय के लिए आवंटित पैसा प्रधान की जेब में चला गया। सरकार ने हर जरूरतमंद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मुहैया कराया, लेकिन जिम्मेदारों ने योजना में जमकर पलीता लगाते हुए लाभार्थियों के नाम से आवंटित शौचालय का धन डकार कर अपनी जेबें गरम कर ली। लूट खसूट के काले चिट्ठे को लेकर ग्रामीण ब्लॉक कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी के दफ्तर तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की भूख है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। गाँव में स्वच्छ भारत मिशन शौचालय 187 शौचालय आवंटित किए गए हैं, जिसमें लगभग 79 शौचालय धरातल पर कहीं है ही नहीं, उनके पैसे निकालकर गबन कर लिए गए हैं। उसमें से एक मृतक नाम है जो 2015 में मर गए थे और उनके नाम पे 2018 में स्वच्छ भारत मिशन शौचालय के नाम पे 12,000 रुपया निकाल कर खाया गया है। मृतक के नाम पे किस तरह से शौचालय बनाया जा सकता है? इसकी शिकायत हमने ब्लॉक अधिकारियों से भी की, IAGRS पे भी डाली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संत कबीर नगर के बन्नी ग्राम पंचायत में बनने वाला शौचालय कागजों में पूरा है, लेकिन लाभार्थियों का कहना है कि अब तक उन्हें शौचालय नहीं मिला और लाभार्थियों से शौचालय के नाम पर जिम्मेदारों ने वसूली कर ली, लेकिन शौचालय नहीं बना। आलम यह है कि गांव के लोग मजबूरी में खुले में शौच करने को मजबूर हैं। लिस्ट में नाम लिखा हुआ है और शौचालय नहीं बना और पैसा आया हुआ है। तो क्या दिक्कत होती है आपको? और दिक्कत हमको ये है कि शौचालय नहीं बना हुआ है। दिक्कत यह है कि जुनेद प्रधान जो है मेरे गांव का, उसने मेरे से 1500 रुपया लिया शौचालय के नाम पे, और उसने ना तो मेरा शौचालय बनाया और पैसा भी निकाल लिया, वो अपने पैसा निकाल के अपना काम कर लिया वो, और मुझे पता भी नहीं चला। कागजों में संत कबीर नगर को ODF घोषित किया जा चुका है, लेकिन धरातल ये है कि अभी भी शौचालय से लोग वंचित हैं, जिस कारण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वहीं पूरे मामले पर DPRO उमाकांत मिश्रा इतने बड़े घोटाले की जानकारी होने से ही इंकार कर रहे हैं। बनने के लिए जो आप बता रहे हैं शौचालय के लाभार्थियों की शिकायतें हैं, तो अगर आपके माध्यम से मैं संज्ञानित हो रहा हूँ, बट अगर इनकी कोई स्पेसिफिक शिकायत आएगी कि फला लाभार्थी के शौचालय में ऐसी बातें हैं, तो उसकी जांच कराई जाएगी और आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि लोग इसको रिटर्न लिख करके दे दें कि किस व्यक्ति का, क्योंकि शिकायत स्पेसिफिक बिंदु पर होनी चाहिए। बड़ा सवाल है कि अधिकारियों को आखिर इतने बड़े घोटाले की जानकारी क्यों नहीं है। शिकायतकर्ता जब मामले की शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो घोटालेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अधिकारी जांच की बात कहकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? सूबा पूछ रहा है। आखिर ऐसे भ्रष्ट ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर शिकंजा कब कसेगा? के न्यूज के लिए संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी संत कबीर नगर में गांव को जो ODF घोषित कर दिया जाता है, लेकिन शौचालय कहीं नजर नहीं आए। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से एक शख्स मर चुका है, उसके नाम पर शौचालय खड़ा कर दिया गया कागजों में। बड़े पैमाने पर बंदरबाट चल रही है, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आपने हरिराम पीड़ित को सुना, जहां पर वो अपना दर्द बयां कर रहे थे कि कैसे
जो ग्राम प्रधान ने जो है शौचालय को लेकर बंदरबाट किया है। और इश्तियाक अहमद को भी आपने सुना, जहां पर जुनैद प्रधान का वो जिक्र कर रहे थे कि प्रधान ने किस तरह से मरे हुए शख्स के नाम पर भी जो है शौचालय की रकम जो है वो निकाल ली। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप भी अपने गांव को लेकर खासकर शौचालय को लेकर कोई बात रखना चाहते हैं तो बेझिझक अपने खास कार्यक्रम में आप रख सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ से डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सोती जी आपका। और आकाश राय बीजेपी नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात सुबह बोलेगा में रख सकते हैं। सबसे पहले आकाश राय जी के पास चलते हैं। आकाश राय, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक तरफ तो ओडीएफ घोषित कर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शौचालय के नाम पर बड़े पैमाने पर बंदरबाट देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से आतिफ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार केंद्र में बनी, नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद के पटल पर यह बोला था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और उसी को लेके हमने, चाहे उनको शौचालय देने की बात हो या आवास देने की बात हो या जनधन योजना की बात हो, हमने बहुत सारे काम किए। लेकिन निश्चित रूप से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कुछ लोग हमारे कामों पे पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त से बाहर है। कोई भी गरीब का अगर हक मारेगा, खास करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसका साफ मानना है कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसमें जो लोग भी जवाबदेह होंगे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से ये सारे कारनामे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे प्रकरण पहले भी आते रहे हैं, लेकिन हमने कार्यवाही की है और एक भी जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या उनसे ऊपर के लेवल के बीडीओ हो या डीपीआरओ हो, यहां तक कि सीडीओ तक को भी हम जांच में शामिल करेंगे और जो लोग भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा साफ मानना है कि गरीबों को जो सरकार समर्पित है वो गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन आकाश, सवाल ये भी है कि अगर शौचालयों को लेकर जिस तरह से आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बात कही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही, लेकिन जमीनी स्तर पर उस तरह का काम क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्यों नहीं मॉनिटरिंग कराई जाती है ताकि के सही हकीकत सामने आए? ये भी तो जरूरी है ना। आतिफ जी, आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो प्रणाली चलती है कि पंचायत से लेके संसद तक, अगर संसद कोई जन कल्याणकारी योजना लेके आती है गरीबों के लिए, तो उसको जमीन पे इंप्लीमेंट करने के लिए अगर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है और अगर वही लोग इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है और एक, मैं कह रहा हूं कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इनमें से किसी के भी, जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की है, किसी को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, आलोक सोती जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब जांच होगी तभी तो छोड़ेंगे ना। अभी तक भी हमारे रिपोर्टर ने जो वहां से रिपोर्ट निकाल के लाया है, किन परिस्थितियों में निकाल के लाया होगा, सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बात सही है कि जो भी योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार से बनती योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब धरातल पे आती हैं तो वो दम तोड़ देती हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है, जो प्रशासनिक स्तर पे जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। जब प्रशासनिक स्तर पे जब कार्य फेल होने लगता है तो उसी समय शासन की आवश्यकता पड़ती है। और मैं गुजारिश करूंगा आकाश राय जी से, और यहाँ से अगर हमारे को कोई देख रहा है, अगर शासन में बैठा इस कार्यक्रम को देख रहा है, तो मेरी उससे गुजारिश है कि जब प्रशासन में आप देख रहे हैं कि वो जांच की बात कर रहे हैं, जांच की इतनी ज्यादा पुष्टि होने के बाद, विजुअल सामने होने के बाद भी जांच के अभी तक जैसा लग रहा है कोई भी आदेश नहीं हुए हैं, और अगर 1-2 दिन ऐसे और डिले हो जाएगी तो ये मामला भी एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो हमें शासन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई प्रतिनिधि अगर इस कार्यक्रम को देख रहा है तो तुरंत
तुरंत इस पर कार्रवाई करे और वहां के डीएम से पूछा जाए कि इस प्रकार की घटना जो टीवी पे दिखाई दे रही है, जिसके विजुअल दिखाई दे रहे हैं, जो कि पुष्टि कर रहे हैं कि वहां पे जो है एक बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि जो सोशल मिशन होते हैं जिनको धरातल पर उतारना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए प्रशासनिक अमले को बहुत ज्यादा सशक्त रहने की जरूरत है और उतना ही सशक्त जो है लखनऊ में बैठे हुए जो आपके शासन के अधिकारी हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब हमारा प्रशासन पंगु हो जाता है, जब वो सुनता नहीं है, तो उनको जगाने का काम हमारा शासन कर सकता है। एक तो बात आलोक सोती जी साफ समझ में आती है कि ऊपर से आदेश तो दे दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। और अधिकारी मान सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई काम नहीं करे तो उसे सस्पेंड करने की जरूरत होनी चाहिए। आकाश राय क्या कहेंगे? ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार में जो नीचे की श्रेणी के अधिकारी हैं वो काम करने को तैयार ही नहीं है। आप सोचिए कि ये बन्नी गांव है जिसको ओडीएफ घोषित कर दिया गया और आपको पता ही नहीं लगा, आपको ये जानकारी नहीं है। गांव ओडीएफ घोषित हो जाता है, सर्वे हो जाता है, सब कुछ दिखा दिया जाता है कागजों पर, लेकिन जमीन पे कोई देखने नहीं जाता है। आखिर कैसे पहुंचेंगे जमीन पर? हवाई बातें करने से कुछ थोड़ी ना होगा। नहीं आतिफ जी, निश्चित रूप से हम जमीन पे, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करने वाली पार्टी है और आपने जो दिखाया आप भी जानते हैं कि एक बड़ा सूबा है, 22-23 करोड़ की हमारी आबादी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि मेरे गांव में सूबा अगर बड़ा है तो क्या बिना शौचालय बनवाए दिखा दिया जाएगा शौचालय? सूबा बड़ा है तो क्या बिना शौचालय बनाए सूबा शौचालय दिखा दिए जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना भाई। जिनकी जिम्मेदारी है उनको तो काम करना पड़ेगा ना। मैंने इसीलिए कहा, हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि आखिर जो सरकार की तरफ से मदद जाती है उसका तो पैसा इन लोगों ने ले लिया, लेकिन वो जिन जरूरतमंदों को उस पैसे का लाभ मिलना चाहिए था उनको वो लाभ नहीं मिला। तो निश्चित रूप से अपराध तो हुआ है। और मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो ग्राम के प्रधान हो, चाहे ब्लॉक लेवल के अधिकारी हो, चाहे डीपीआरओ हो, चाहे सीडीओ हो, और जैसा कि सर ने कहा कि डीएम तक को, तो डीएम के भी ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ओडीएफ घोषित किया गया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डीएम की उसमें जिम्मेदारी बनती है कि बिना आपके नॉलेज में ये सब चीजें लाएं, आखिर कैसे कर दिया गया, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आतिफ जी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी मंशा साफ है और हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। अभी हमारा पूरा शासन प्रशासन कोरोना महामारी से जंग कैसे जीते उसमें लगा हुआ है। और ये जो अपराध हुआ है इस पे जो भी कार्रवाई करनी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने लेवल पे इसको मुख्यमंत्री जी तक, क्या डिप्टी सीएम साहब तक, या जहां तक भी ले जाके जो कार्रवाई करवानी होगी वो की जाएगी इनके ऊपर कार्रवाई। आलोक सोती जी, आकाश राय कह रहे हैं कि गरीबों की हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन बन्नी गांव को जब हम देखते हैं तो ये सारी बातें खोखली में इसलिए नजर आती है क्योंकि यहाँ पे गरीब शख्स जो मर जाता है उसको काब्जों में जिंदा कर लिया जाता है, उसके बाद शौचालय का पैसा निकाल लिया जाता है, इसी कानो कान खबर नहीं लगती है। तो इस तरह का जो सिस्टम बनता जा रहा है, और ये खबर कोई बन्नी गांव की नहीं है आलोक सोती जी, इस तरह के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय को लेकर बंदरबाट चले। आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सही तरीके से ऑडिट नहीं जमीनी स्तर पर किया जा रहा है? योजनाएं तो हम चला देने, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिर वो योजनाएं किस तरह से काम कर रही हैं उसको भी तो देखने की जरूरत है ना। बन्नी गांव जैसे तो तमाम गांव है आलोक सोती जी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहां तक बन्नी गांव है वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके की आपको कई जगह घटनाएं मिल सकती हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। निचले स्तर पे जो हमको समझ में आ रहा है, इसमें प्रधान की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है। और प्रधान के ऊपर जो आपके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी, जो बीडीओ सीडीओ आदि बैठे हुए हैं, जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अल्टीमेटली डीएम साहब के पास वो जाती है। तो यहाँ पे जो आपके पत्रकार ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है कि वहां पे जाके गाँव में
कैसे विजुअल वो लेके आया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो है काफी कठिन होता है काम करना। तो वहां से जो विजुअल लेकर आया है, जो कि शासन को और समाज को और जो प्रशासन को जो आप आईना दिखा रहे हैं, तो ऐसे आलोक सोती जी, आपने संवाददाता का जिक्र किया। हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश बन्नी गांव से सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, तस्वीरें आपने भेजी जो इस वक्त सूबा बोला गांव में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर शौचालय के नाम पर किस तरह से बंदरबाट चल रही है। बन्नी गांव को जो ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है, मरे हुए को कागजों पे जिंदा कर दिया जाता है। बन्नी गांव में जो शौचालय के नाम पर खेल चल रहा है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताएं। जिस तरह के शौचालय का खेल जिम्मेदारों ने किया है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने है। कहीं कि अब तक जो है बन्नी ग्राम पंचायत में 187 शौचालय वहां पर आवंटित किए गए थे लाभार्थियों को, जिनमें से मात्र 69 शौचालय ऐसे हैं जो जमीनी हकीकत पर बनाए ही नहीं गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्वच्छ भारत अभियान का सपना है, उस पर भी जिम्मेदारों ने पलीता लगाने का काम किया है। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो गाँव तक पहुंचकर वो शौचालय का निरीक्षण करे, जांच करे और बताया उस जांच निरीक्षण के दौरान ही उनको जो है उस पर रिपोर्ट लगाई जाए। लेकिन ये जो शौचालय का घोटाला किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और अधिकारियों की मिलीभगत का साफ प्रतीक होता है। जी मिथिलेश, क्या इस पूरे मामले पर आधा अधिकारियों को संज्ञान है? क्योंकि प्रधान का नाम जुनैद, जो कि प्रधान है, उनका नाम सामने आ रहा है। क्या प्रधान को के पास आप गए इस तस्वीर को लेकर? प्रधान का क्या कुछ कहना है, उन जिम्मेदार अधिकारियों को क्या कुछ कहना है, जहां पर एक तरफ शौचालयों का ये हाल है और वो ओडीएफ घोषित कर रहे हैं? ये बता दें कि बन्नी ग्राम पंचायत का ये पहला मामला नहीं है। भ्रष्टाचार की दलदल में पूरी तरह बन्नी ग्राम पंचायत फंसा हुआ है। वहाँ पर इससे पहले भी अभी हाल ही में कुछ शिकायतकर्ताओं ने विकास कार्यों को लेकर शिकायत किया था, जिसमें बड़ी अनियमितता पाई गई थी जांच अधिकारी के द्वारा। उसके बाद उसके ग्राम पंचायत के जो वित्तीय अधिकारी को सीज कर दिया गया था। दूसरी बात यही है कि जब गाँव के लोग जागरूक हुए, गाँव के लोगों को पता चला कि उनको कागजों में शौचालय मिल चुका है, तो उन लोगों ने जब अधिकारियों के दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, तो अधिकारी भी पूरी तरह से मौन धारण किए हुए हैं। जब इस पर अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश हमने की, तो उनका ये कहना है कि अभी तक हमें कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायती पत्र प्राप्त होने पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे अहम बड़ा सवाल ये है कि जब कब उनको शिकायती पत्र का वो इंतजार करते रहेंगे या सरकार का राजस्व का यही तो नुकसान होता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। सही कह रहे हैं आप। बहुत बड़ा सवाल है कि शिकायती पत्र का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें आंखों से कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो नीचे पनप चुका है, जहां पर बंदरबाट चल रही है, पैसा खाना है उन तमाम गरीबों का, किसानों का। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। 3 बागी नेता, जेपी जी बागी, उसके बाद प्रधानमंत्री वो भी बागी और आप भी बागी। बलिया को बागी के नाम से जाना ही जाता। 8 बार आप विधायक रहे। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही कोरोना पार्टी करार दे दिया, इसलिए कि कोरोना का ले आने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। जहां जहां अमेरिकी टीम गई, सर्वाधिक कोरोना वही है। सवाल ये है कि इस समय कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और बाकी विपक्ष कहीं सोया। कांग्रेस हवा में लड़ती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये
में नाम लिखा हुआ है, शौचालय नहीं बना। शौचालय पे हम बात कर रहे हैं, बहुत कुछ तस्वीर आपकी निगाहों के सामने साफ हुई होगी कि बड़े बड़े योजनाएं जो चलती हैं उनकी ज़मीनी हकीकत क्या होती है, कैसे मुर्दों को जिंदा कर लिया जाता है और उनके नाम पर बंदरबाट की जाती है, कैसे शौचालय जो बनते ही नहीं हैं उनके नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है, उसे खा लिया जाता है। मिथिलेश ने एक हकीकत बयां की। आकाश राय बीजेपी नेता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाश राय, मिथिलेश जो कि हमारे संवाददाता हैं, उनको आपने सुना होगा और डीपीआरओ रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई है, डीपीआरओ उमाकांत मिश्रा को भी आपने सुना हुआ, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इतने बड़े घोटाले की जानकारी मुझे नहीं है। डीएम साहब कह रहे हैं कि शिकायत आएगी तो हम इसके बारे में सोचेंगे, फिलहाल उनको भी इसकी जानकारी नहीं है। ये बड़े बड़े अधिकारी एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, उससे उनको वहां से कैसे आप बाहर निकालेंगे? आप तक तो कुछ पहुंच ही नहीं सकता है, ऊपर तक तो कुछ पहुंच ही नहीं सकता है। जब वो बाहर ही नहीं आके देखना चाहते हैं तो किस रोड मैप की बात आप कर रहे हैं आकाश राय? और कैसे कार्रवाई कर पाएंगे उन तमाम गांव में जहां पर मुर्दों को जिंदा किया जा रहा है या शौचालय के नाम पर बंदरबाट हो रही है? कोई तो सिस्टम, कोई तो रोड मैप होगा ना। नहीं आरिज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बन्नी गांव के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि कार्यवाही तो होगी, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई कदम उठाए। पहले यही पैसे प्रधान लोगों के पास जाते थे और प्रधान लोग अपने हिसाब से करते थे। हमने अब सोचे कि डीबीटी के माध्यम से हम उनको डायरेक्ट पैसा भेजते हैं। उसके बावजूद भी सोचे कि ये किस प्रकार का षड्यंत्र करके कि उनके अकाउंट नंबर और कैसे कैसे ये लोग खेल करके और उनका पैसा निकाल ले रहे हैं। हमने ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ तक कहा कि ग्राम पंचायत जो भी हमको योजना बना के भेजेगी उसके हिसाब से बजट हम उनको देंगे। लेकिन अगर कुछ ग्राम प्रधान और कुछ ये चंद लोग हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह यही स्थिति है, ये चंद लोग हैं जो सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक चीज निश्चित रूप से आपकी बात मानूंगा और आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इस खबर को दिखाया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हो ये उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप जागरूक बनिए, आप उसकी शिकायत संबंधित वहां के अधिकारी से, जिलाधिकारी से या हमारे विधायक सांसद उनसे करिए। क्योंकि देखिए अगर सबका सहयोग नहीं मिलेगा और अगर जानकारी ही नहीं हो पाएगी तो हम कैसे कार्रवाई करेंगे? आपने जो सवाल उठाया कि आखिर इनको कैसे जो है हम धरातल पर उतारें, मैं आपको बताऊं धरातल पे सभी लोग उतरे हुए हैं। ये ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान जाते हैं वहां पे देखते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार ये लोग करने का एक नया तरीका खोजते हैं। क्योंकि पिछले सरकारों में ये चलता आया था, अब वो सारी चीजें बंद हुई तो कुछ ना कुछ नए तरीके ये लोग इजाद कर लेते हैं। कहाँ बंद हुई है? तस्वीरें तो सामने हैं ही, तस्वीरें बोल रही हैं। अगर एक भी तस्वीर हो तो बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। अगर एक का भी हक मर रहा हो या उसे इंसाफ नहीं मिल रहा हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये समझने की जरूरत है आकाश राय। हम सरकारों पे एक दूसरे पे बात कर देते हैं, लेकिन अगर मैं मानता हूं कि एक इंसान, एक शख्स का भी अगर उसे कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा या उसकी हक की आवाज दब रही है तो अपने आप में ये तमाम सरकारों को सोचने की जरूरत होती है। आलोक सोती जी, आपको क्या लगता है ये जो तस्वीर है, और ये सिस्टम कोई नया नहीं, आप भी लगातार हमारे साथ प्रोग्राम में बैठते हैं और इन शौचालयों को लेकर जिस तरह से बंदरबाट होती है, ये खबरें हम लोग लगातार दिखाते रहते हैं और आप भी उस पर अपनी बात रखते रहते हैं। और आपको क्या लगता है कहाँ पे ये कमी महसूस हो रही है? अधिकारी क्यों नहीं धरातल पर आ रहे हैं? क्यों लोगों का पैसा उन तक नहीं पहुंच पा रहा है? कहाँ पे ये सिस्टम चरमरा रहा है या कमजोर आपको नजर आ रहा है? मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक हमारे पास जो सिस्टम है उसमें मल्टी लेयर जो है आपके पास चेक एंड बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जितना ऊपर अफसर पहुंचता जाता है वो लेजी हो जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे जो दो लोग हैं, प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी, वो अपना जो है मेल जोल करके जो है घोटाला करके फाइल को ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद जो है वहां के, हमको नहीं लगता अधिकारी जाके मुआयना करते होंगे, उसको देखते होंगे, उसकी प्रत्यक्ष जांच करते होंगे तथ्यों की, और वो फाइल चलती
चलती है। हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें फाइलें चलती हैं। तो नीचे जो साइन होता हुआ चला आता है, ऊपर से तक साइन होता हुआ जो है डीएम साहब के पास पहुंच जाता है। हाँ, ये बात सही है कि डीएम साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि जाके हर एक शौचालय का वो निरीक्षण करें। उसके लिए नीचे के जो अधिकारी हैं वो हैं, और समय समय पर जो ऐसी घटना आती है उसको उजागर करना जो है जो पत्रकार का काम है, उसने बाखूबी किया है। हम आकाश जी की इस बात से भी सहमत हैं कि इनकी सरकार जो है ईमानदारी पे टिकी हुई है और वो बहुत मेहनत करना चाहती। लेकिन एक बात मैं और इसमें कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है, सब कुछ है, हम उसको मानते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना, एक घटना या दो या चार पांच भी जो घटना हो रही है, वो जो है समाज के लिए ठीक नहीं है। जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो वो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर कोई घटना है जिसको हम लोग ने टीवी पे दिखा चुके हैं, जिसपे इतने प्रमाण दे चुके हैं, अगर आरिफ भाई इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी और एक हफ्ते बाद फिर हम लोग अगर इसी घटना को या 2 महीने बाद बैठ के इसको डिस्कस कर रहे होंगे, ये सबसे बड़ी दुखद बात होती है। यही फेल्योर ऑफ जो है गवर्नमेंट कहलाता है। इनकी मंशा पे हमें कोई 1 भी % जो है नहीं संदेह है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटनाएं सामने आ गई हैं उसमें बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें डिले हो जाता और है इस तो तरह की डिनाई वाला जो फार्मूला जो चल रहा है वो अत्यंत दुखद है। बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आकाश राय आपका, आलोक सोती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिथिलेश कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये स्थिति है शौचालयों की जिनके नाम पर बंदरबाट की जा रही है। मजबूत एक इच्छा शक्ति है ताकि के इस तरह की बंदरबाट पर लगाम लगाई जा सके। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास व्यक्ति से, और आज हमारे साथ जो हैं वो खास नहीं बल्कि बहुत खास हैं। वो इसलिए बहुत खास है क्योंकि बागी हैं बलिया के और 8 बार के विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, जेपी आंदोलन में जेपी के साथ रहे हैं और तुर्क नेता के साथ रहे हैं। उसके बाद में मुलायम सिंह यादव के साथ लंबी पारी खेली है। वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर के न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बागी नेता, जेपी जी बागी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वो भी, पूर्व प्रधानमंत्री वो भी बागी और आप भी बागी। बलिया को बागी के नाम से जाना ही जाता है।
क्योंकि जब भी देश पर संकट पड़ा है, बलिया आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है। देश में 1857 में सबसे पहले बलिया के ही मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की थी और देश की आज़ादी की लड़ाई में लोकनायक जयप्रकाश राणे जो बलियाई के थे, उन्होंने काफ़ी भागीदारी की और करो या मरो के आंदोलन में जब ठप पड़ने लगा तो हजारीबाग जेल में वो बंद थे, जेल से कूद गए, फांद गए रात को 6-7 साथियों के साथ और फिर धीरे धीरे नेपाल गए। नेपाल में डॉक्टर लोहिया के साथ थोड़ी देर रेडियो लोग चलाए और उन्होंने फिर डॉक्टर लोहिया से कहा कि रेडियो चलाने से क्रांति नहीं होगी, देश के नौजवानों को संगठित करना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अरे जाके फिर पकड़ जाओगे। उन्होंने कहा कि पकड़ जाने के भय से क्रांति बिल्कुल दब जाएगी और जयप्रकाश जी निकल पड़े अकेले और देश में घूम घूम करके, देश बदल बदल करके देश के नौजवानों को उन्होंने संगठित किया और 42 की क्रांति हुई। हालांकि अंत में वो गिरफ्तार हो गए फिर जाके लाहौर में, लेकिन क्रांति शुरू हो गई है। वो क्रांति हुई 42 में कि देश आते आते 47 में अंग्रेजों को आजाद करने की घोषणा। वो तो ठीक है, लेकिन जेपी आंदोलन में आपने काफी सक्रिय भागीदारी निभाई। फिर जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत लेके आई 71 में, तो 73-74 आते धीरे धीरे देश में अराजकता फैलने लगी। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई, अफरा तफरी मच गई। जयप्रकाश जी ने कई बार श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा, उन्होंने बिटिया उनको कहते थे कि देश को संभालो, ये भ्रष्टाचार कम करो, महंगाई को कम करो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो। इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के कारण उनकी बात नहीं सुनी। इसी बीच गुजरात विद्यापीठ में वहाँ के छात्रों ने ये फीस की बढ़ोतरी हो गई थी, हॉस्टल की फीस की, शिक्षण शुल्क में, मेस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। इस सब बातों को लेकर के वहाँ के छात्रों ने संघर्ष शुरू किया और कई बार जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे, सरकार नहीं कुछ सुनी। उन लोगों के समर्थन में उस समय के देश के बड़े नेता मुरारजी देसाई 21 दिन अनशन किए, तो भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा और उनकी हालत गंभीर होती गई, तो उनका अनशन बड़े नेताओं ने मिलकर के तोड़वा दिया। फिर वो लड़के जयप्रकाश जी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि हमारा आप अगुवाई कीजिए। उन्होंने कहा हम अगुवाई तो करेंगे क्योंकि हमारा भी मन अबूब रहा है, लेकिन तब करेंगे जब आप लोग इस बात का संकल्प लोगे हमारे सामने कि ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक होगा। तो छात्रों ने कहा कि हाँ ठीक है, तो वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। आप जेपी आंदोलन में रहे, सक्रिय भूमिका। एक मिनट, बिहार में आ गया और बिहार में जोर पकड़ लिया एकदम। तो संपूर्ण तो 5 जून को उन्होंने गांधी मैदान के बड़े मैदान में संपूर्ण क्रांति की उन्होंने घोषणा की थी। 5 जून 74 को संपूर्ण क्रांति के मतलब कि मानव के शरीर में कोई अवगुण रह ही नहीं जाए, सारे दोष मिट जाए, ऐसा आंदोलन। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई तो मिटे ही, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, हर तरह की क्रांति शरीर में आवे, शर्त का पूरा हो जाए। उसी में हम लोगों ने हिस्सा लिया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। जेल में हम लोग चले गए, मैं 19 महीना जेल रहा और जेल से निकला उस समय जब लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आप जेपी आंदोलन के में सक्रिय भूमिका आपने निभाई, जेल गए आप। जेपी साहब ने आपको सौंप दिया युवा तुर्क नेता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को, उनके साथ में आपने एक लंबी पारी खेली, कैसा रहा उनके साथ अनुभव? बहुत बढ़िया, बिल्कुल पुत्रवत वो स्नेह करते थे और राजनीति के सभी विचारों को हम लोगों को पढ़ाते थे, सुनाते थे। आज हमको लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं वर्तमान देश में, इसमें चंद्रशेखर जी अगर जीवित होते तो आज देश की हालत दूसरी होती। अगर ये जड़ी सरकार नहीं मानती तो जैसे
जयप्रकाश जी ने छात्र नौजवानों को के बल पर क्रांति शुरू की, चंद्रशेखर जी भी कर सकते थे। जेपी साहब ने आपको चंद्रशेखर जी के हवाले कर दिया, आपने उनके साथ राजनीति की। चंद्रशेखर जी से आपको मुलायम सिंह यादव ने मांग लिया, फिर नेताजी के साथ ने आपने लंबे समय तक काम किया। कैसा रहा अनुभव नेताजी के साथ? नेताजी में भी बड़े समाजवादी नेताओं के गुण थे या हैं। जो मैंने गुण चंद्रशेखर जी में देखा, जो गुण मैंने जेपी में देखा, जयप्रकाश जी में देखा, उसी श्रृंखला में माननीय मुलायम सिंह में वो गुण देखा। गरीबों के प्रति संवेदना, किसान, श्रमिक, बेरोजगार लोगों के प्रति हमदर्दी, और शासन में आने पर उनकी समस्याओं का समाधान करना, और शासन में न रहने पर उन समस्याओं को लेकर संघर्ष करके सरकार को सचेत करना, ये मुलायम सिंह जी का काम रहा। उसके बाद आप नई पीढ़ी के जो नेता हैं, आपके अपने अखिलेश यादव जी, आपकी क्वालिटी है, आप बागी के साथ, बागी तो हैं लेकिन आपने कभी सपा से कोई बगावत नहीं किया। अखिलेश जी भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना मुलायम सिंह यादव पसंद करते हैं। बाकी के नेता या तो इधर हैं या तो उधर हो गए। मैं आपसे शुरू में कहा कि हम लोग सिद्धांतवादी राजनीति करने वाले लोग हैं। जो इधर उधर जाते हैं वो राजनीति के लिए नहीं जाते, वो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। कैसे हुए हम एमपी हो जाए, कैसे हुए एमएलए हो जाए, कैसे हुए मंत्री हो जाए। राजनीति का काम ये नहीं है। राजनीति जनता के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती। इधर उधर भागने वाले लोग अपने लिए राजनीति। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग नेताजी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कुछ लोग अखिलेश जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और कुछ लोग शिवपाल जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो लेकिन आप सबके प्रिय हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? आज सब लोग अखिलेश जी के साथ, नेताजी का वो पूरा आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ, और नेताजी का पूरा आशीर्वाद नहीं रहता तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री कैसे होते? और जब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो भी माननीय मुलायम सिंह का आशीर्वाद था उनके साथ। ये घटना आपको मैं बता रहा हूँ। उस लड़ाई के बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमको बुलाया, हम गए उनके रेजिडेंस पर। उन्होंने हमसे कहा कि चौधरी साहब आप हमारे दल में थे तब, नहीं थे तब, हम आपको बहुत मानते थे। तो हमारे मन में हमको अखिलेश यादव के साथ रहना था। हमको लगा कि अगर ये नेताजी कुछ कह लेंगे, तो मैंने इसी पर उनको रोक दिया कि नेताजी आप कह रहे हैं कि आपको मानता था। तो हाँ, हमने कहा कि आप जानते हैं कि मैं चंद्रशेखर जी के साथ था। आपने कम से कम कितने बार हमसे कहा होगा कि तुम हमारे साथ चले आओ, तुम चुनाव नहीं जीतोगे। और मैं 2 बार चुनाव भी हार गया। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 12 बार मैं कहा, उनको याद है। मैंने तो भी मैं चंद्रशेखर जी नहीं छोड़ा, आपके साथ आया, नहीं आया। और जब चंद्रशेखर जी से आप मांगे हमको, तो तब मैं आपके साथ आया। तो जब चुनाव हार करके भी 2 बार मैं चंद्रशेखर जी को नहीं छोड़ सकता, तो राम गोविंद चौधरी जीते जी, जब तक आप जी रहे हैं आपको छोड़ने का सवाल है ही नहीं है। लेकिन आपके परिवार में जो लड़ाई लगी हुई है, चूंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मैं जम के नेताजी अखिलेश यादव के साथ खड़ा हूं। मैं वही कह रहा था, वो मुस्कुराए और मैं चल दिया। नहीं, मैं वही कर, आपने ठीक बताया कि उनका आशीर्वाद था शुरू से ही। लेकिन मैं वो कह रहा था कि अखिलेश जी ने भी आपको शिवपाल जी के ऊपर रखा और आजम खां के ऊपर रख करके आपको विपक्ष का नेता बना दिया। तो एक बागी तेवर रखते हुए भी कैसे आप इतना बढ़िया सामंजस्य बैठा लेते हैं कि आपको सब लोग प्यार करते हैं? ये तो माननीय अखिलेश यादव की कृपा है कि मेरे इस एक साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठा दिए। और यही नहीं किए, मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में गया था, हमको हार्ट अटैक हो गया और लगभग 15-20 मिनट तक हमारी सांस नहीं थी। उन्होंने एयर एम्बुलेंस भेजवा करके मेदांता से, और वेदांता में हमारा ऑपरेशन करके हम वो जिला के फिर उस पद पर रखने का काम किया। ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं। अखिलेश जी में वो सारे गुण हैं जो बड़े समाजवादी नेताओं के थे। अखिलेश जी कन्नौज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जानते होंगे कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन देश और दुनिया में सबसे बड़े दानी माने गए हैं। आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में नेताओं में अखिलेश जैसा कोई दानी नहीं है। इस प्रदेश में, प्रदेश के बाहर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो,
किसानों जहां जहां आत्महत्या किए किसान, अखिलेश यादव ने उनकी आर्थिक मदद की। झारखंड में खुद 5 किसान परिवारों को आत्महत्या किए थे, मैं गया था उनको, उनके परिवार को पैसा देने। उत्तर प्रदेश में जहां भी किसानों ने आत्महत्या की, अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद उन लोगों की की। आपको अफसोस लगता है जिस तरह से परिवार में टकराव हुआ और अलग अलग हुए, अफसोस लगता है आपको कि बढ़िया शानदार चीजें चल रही थी? बिल्कुल 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 अफसोस लगता है। इतना बढ़िया सरकार अखिलेश यादव चला रहे थे, पता ना कौन इसमें पड़ गया। अब हम कुछ कहना नहीं है इसमें, सब लोग जानते हैं कि कौन झगड़ा लगाया। अगर आप इशारों में बता सके तो, क्योंकि आप तो बहुत पुराने नेता हैं। अब जान ही रहे, सब लोग जानते हैं कि कौन लगाया। मैं फिर से आग्रह करूंगा अगर आप इशारों में ही बता सके। नहीं, वो कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन इस परिवार से अलग एक आदमी जिसको ये परिवार मुलायम सिंह की बात सबसे अधिक मानता था। क्या आप अमर सिंह जी की बात तो नहीं कर रहे? अब हम नहीं खोलेंगे। नहीं, मैं नाम बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं खोलूंगा। और झगड़ा लग गया, और चूंकि मैं चंद्रशेखर जी के साथ, क्योंकि उनको कहा जाता ना वो जिस जिस घर में जाते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है। चूंकि मैं चंद्रशेखर जी के साथ रहा। सदी के महानायक के घर गए, वहाँ झगड़ा हो गया, बहू में और ससुर में झगड़ा हो गया। और विश्वकर्मा जी मैं नाम नहीं पकड़ूंगा, लेकिन झगड़ा किसी ने लगाया, तीसरा आदमी ने। लेकिन परिवार उस समय संभल नहीं पाया, सोच नहीं पाया, और इस झगड़े के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि मैं 77 से विधानसभा में हूँ, 10-12 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का हमको मौका मिला है। इसीलिए नहीं कि अखिलेश यादव ने हमको नेता विरोधी दल बनाया है, हम लोग सही बात कहने वाले आदमी हैं। 5 वर्ष में जो माननीय अखिलेश यादव ने प्रदेश के विकास के लिए हर जाति धर्म वर्ण के लोगों के उत्थान के लिए काम किया, किसी मुख्यमंत्री ने उतना नहीं किया। चलिए सर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पास आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम जब सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे तो कोरोना पर बात करेंगे। और आपने भारतीय जनता पार्टी को कोरोना पार्टी तक करार दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि CAA पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो जेल गए हैं, उनके मुकदमे वापस लेंगे और उनको पेंशन भी देंगे। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 8 बार आप विधायक रहे, मामूली बात नहीं होती 8 बार लगातार विधायक होना, और उस समय भी आप जीते जिस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। क्या है जो आपकी जनता आपको छोड़ती नहीं? ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, और आपसे मैं बताऊं कि अभी कभी भी, आज मैं नेता विरोधी दल हूँ, 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन मैं कभी अपने को नेता के रूप में शो किया ही नहीं। मैं जैसे साधारण से साधारण, गरीब से गरीब आदमी मेरे पास आता है, बैठता है, काम कहता है, मैं उसका काम करता हूँ। कभी मैंने किसी आदमी से जो मेरे पास आया, ना कभी उससे पार्टी पूछा कि तुम कौन पार्टी हो, ना कभी ये पूछा कि तुमने वोट दिया कि नहीं दिया, किसको वोट देते हो, कुछ नहीं।
मैं पद पर हूँ, कोई आदमी आया कष्ट में है, उसकी मैंने मदद, क्योंकि जीतने के बाद तो सभी के हो जाते हैं। हाँ, मदद की मैंने। यही जो आपने कहा कि ये जान करके कि जीतने के बाद पूरे क्षेत्र के आदमी हो जाता है, पूरे जनपद का हो जाता है, पूरे प्रदेश का हो जाता है। देश में कोरोना चल रहा है, देश में क्या बल्कि विश्व में कोरोना चल रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही कोरोना पार्टी करार दे दिया, इसलिए कि कोरोना का ले आने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। आपको याद होगा, सबसे पहले केरल में फरवरी माह में ही 2 कोरोना के पॉजिटिव लोग पाए गए थे। अगर केंद्र सरकार चाहती तो उसी समय सारा व्यवस्था करके इसको रोक सकती थी केरल में, लेकिन केवल नमस्ते ट्रंप के कारण और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार को बनाने के लिए विधायक की खरीद फरोख्त करने के लिए इतना लंबा समय लगा दिया और कोरोना इस देश में अबाध गति से बढ़ गया। नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारी 130 करोड़ की आबादी है, तो उस तरह से तो केस बढ़े नहीं और लॉकडाउन कर दिया प्रधानमंत्री ने सही समय पर, तो पूरा विश्व तो उनकी तारीफ कर रहा है और उनका ग्राफ भी काफ़ी बढ़ गया है, 94% हो गया है। विश्व तो तारीफ कर रहा है चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से। केरल में सबसे पहले आया और केरल ने उसको रोक लिया, उसकी चर्चा क्यों नहीं दुनिया में? पूर्वी स्टेट जितने हैं, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, उधर ये महामारी है ही नहीं है, उनका मॉडल चर्चा में क्यों नहीं? मैं आपसे कहूं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के इंतजार में देरी नहीं की गई होती, लाखों लोग विदेश से आ गए उसी बीच में, तो इतना महामारी हिंदुस्तान में नहीं बढ़ती। इसलिए कि हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश। नहीं, आपको नहीं लगता कि हम 130 करोड़ देश के लोग हैं, उसके बावजूद तो उसके हिसाब से संख्या बहुत कम है संक्रमितों की? तो हम तो कहते कि एकदम नहीं होती। हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है, यहाँ राम पैदा हुए हैं, शिव पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं, यहाँ गंगा है, जमुना है, सरजू है, यहाँ एक से एक ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। ये कोरोना नहीं बढ़ता। और जहां जहां अमेरिकी टीम गई, अहमदाबाद देख लीजिए, दिल्ली, आगरा, बम्बे, सर्वाधिक कोरोना वही है। नहीं, लेकिन तबलीगी जमात ने बढ़ाया ना, तबलीगी जमात। आप बताइए तबलीगी जमात कितने लोग को पॉजिटिव पाए गए? भाई 2500 लोग थे, वो जाकर कितने पाए गए? उसके बाद क्यों नहीं सरकार खोलती है कि उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए गए? तमाम लोग पॉजिटिव थे और जानबूझ के उन्होंने थूकना, 54 नहीं, जानबूझ के थूकना, लोगों पर प्रहार करना, डॉक्टरों पर अटैक करना, तो वही किया ना उन्होंने। ये तो कहा गया, लेकिन ये क्यों नहीं सरकार बताई कि कितने लोग पॉजिटिव उसमें पाए गए? और फिर मैं इस पर जब आपको हर दिन आपको प्रश्न कर रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, जब जमात के लोग घर से निकले थे पुलिस क्यों जाने दिया? अगर दिल्ली वो पहुंच गए तो दिल्ली में रोका क्यों नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश जी ने हृदय नारायण दीक्षित जी को पत्र लिखा, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, कहा कि इस समय कोरोना महामारी है और विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। क्या राय है आप? नहीं, चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से कहा कि सरकार कहती है कि सबका विकास सबका साथ, और विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं ले रही है, न कोई सलाह कर रही है, न कोई मीटिंग कर रही है। तो विधानसभा इसी का केंद्र है कि किसी समस्या पर हम चर्चा करके पक्ष विपक्ष एक सही रास्ता निकाले, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन हमने हृदय नारायण दीक्षित जी से ये बात पूछी, विधानसभा अध्यक्ष से, उनका कहना है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा है, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, और जो विधानसभा में बैठने की जो चेयर्स हैं, आप तो जानते हैं कि 403 ही है, और हर सीट पे बैठेंगे तो कोरोना महामारी का रूप ले लेगा, विधायक कोरोना पीड़ित हो। आप बताइए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कई विधायकों को कोरोना हो गया, वहां बैठक भी हुई, विश्वास प्रस्ताव भी पास हुआ, नहीं तो लेकिन विपक्ष ने तो वॉकआउट किया ना, तो कम लोग थे, शपथ भी लिए। ये एक बहाना है, सबका साथ सबका विकास एक ढोंग है, सरकार केवल अपनी थियरी चला रही है। आप मुझे एक चीज समझा दीजिए, आप तो विधानसभा में रहते हैं, 403 सीट हैं, 400 सीट है,
अगर सभी विधायक आ जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? विधानसभा में हर कुर्सी अलग अलग है। नहीं, लेकिन 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए तो एक एक सीट छोड़नी तो पड़ेगी। 2 गज दूरी कहा तय कहिए, कहा मान रहे हैं 2 गज दूरी को? केवल आपको मानने के लिए कह रहे हैं, अपने नहीं उसको निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, आप ही लोग तो दिखाते हो ना, तो हम लोग देखते हैं। मैं तो आपसे कहा कि हम नियम पालने वाले लोग हैं। जब से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, आज तक मैं नहीं निकला। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो आपके दिखाने से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं, मैं उसी का आधार पर बातें कह रहा हूं। लेकर के भी आपने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी प्रदेश में और देश में तो हम जितने भी ये मुकदमे लगाए गए हैं सब वापस ले लेंगे, जेल से सबको बाहर निकालेंगे और उनको पेंशन देंगे। अभी आप देखें ना जी कि एक बार मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था कि माननीय अध्यक्ष जी, सरकार पक्ष और विपक्ष जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, इसमें कितने पर कौन कौन से क्रिमिनल धाराओं पर मुकदमा दर्ज है उसको जारी कर दिया जाए। नहीं जारी हुआ। और थोड़े दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने पर जो मुकदमे थे क्रिमिनल धाराओं में 307, 308, आगजनी, बलवा, एक 302 का भी था, उन्होंने खुद अपनी केस अपने से वापस किया और सत्ता पक्ष में जितने लोगों पर मुकदमे कायम थे सबको वापस किया। तो ये उनको आप पेंशन देंगे? लिया, जिन्होंने गाड़ियां ने लिया जी। आज मैं जो आपसे पहले बात हो चुकी थी जी, हम आज पेंशन पाते हैं। लोकतंत्र सेनानी जो लोग 74 के आंदोलन में जेल गए, चाहे DIR में गए हों, मिसा में गए हों, इस देश के महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने उनको पेंशन देने प्रारंभ किया। क्यों? कि वो एक आंदोलन था। कौन आंदोलन था? वो भी आंदोलन था लोकतंत्र बचाओ, महंगाई भ्रष्टाचार को खत्म करो, बेरोजगारों को नौकरी। उसके बाद इमरजेंसी लगा करके संविधान के धाराओं में छेड़छाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया जी। और जो बाहर लोग निकले तो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों से जितने लोग जेल में बंद थे उनको उन्होंने पेंशन देना प्रारंभ किया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको 15,000 कर दिया, 15,000 कर दिया। लेकिन ये जो आंदोलन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी CAA, NPR, CRA, ये जो है ये लोकतंत्र के विरोध में एक कानून था, संविधान के विरोध ये था, मानवाधिकार के विरोध में यह कानून था। तो जो 74 की लड़ाई थी, 75 की लड़ाई थी, उससे कम ये लड़ाई नहीं थी। जो लोग पत्रकारों की गाड़ी जला रहे हैं, जो लोग आगजनी कर रहे हैं, उनको आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं। इसका कैसे निर्णय होगा? पुलिस तो किसी को पकड़ लेती है, तमंचा में चालान कर देती है। पुलिस तो किसी को पकड़ लेती है, गांजा में चालान कर देती है। कौन कहा कि कौन दोषी है? मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा तरीका है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी जज से इसका जांच कराई जाए, कौन फूंका। मैंने विधानसभा में कहा कि कोई प्रदर्शनकारी न कहीं तोड़ फोड़ किया न फूंका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों को लगा करके ये तोड़ फोड़ फूंकने की कार्रवाई की थी, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। चलिए, अब समय कम बचा है, आप हमारे के न्यूज चैनल के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा अध्यक्ष से मैं जरूर आग्रह करूंगा सत्र बुलाना चाहिए, कि जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि ये संकट मामूली संकट नहीं है। ये संकट मामूली संकट नहीं है। 2 पारी में बोला जाए, कोरोना जिसको होगा उसी को होगा। ये सत्य है कि जिसको जन्म लेना है उसको मरना है। वो ठीक है जी। सवाल ये है कि जो आप लोग तो क्वारंटीन हो गए, मतलब घरों में रह गए। क्वारंटीन का मतलब आप लोग ने पालन किया, इसका लॉकडाउन का पालन किया, घर में रहे। लेकिन जनता इस समय त्राही त्राही कर रही सड़कों पर है। क्यों नहीं सारे विधायक आपके निकलते, सांसद निकले उनकी मदद करने? इसलिए कि सरकार कहेगी लोग कोरोना को बढ़ा रहे जाएंगे तो जनता भीड़ कर देगी। लेकिन आपको याद होगा, ठीक लॉकडाउन लगने के तत्काल बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये आग्रह किया अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कि इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके अगल बगल कोई भूखा न सोए, और अब जितना हो सके
आप गरीब लोगों की मदद करें। और सवाल ये है कि इस समय कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और बाकी विपक्ष कहीं सोया हुआ। कांग्रेस हवा में लड़ती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी जमीन पर लड़ रही है। हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमारे लोग एक दिन हम भी खुद, मैंने अध्यक्ष जी के निर्देश पर, अध्यक्ष जी ने बयान दिया था, मैंने भी दिया था कि प्रदेश और देश के लोगों के नाम खुला पत्र कि जो नेशनल हाईवे से, सड़कों से पुलिस के डंडे खा करके उसके डर से जो पगडंडी पर लोग चल रहे हैं, आप लोग अपने अपने गांव के सामने उनका रोकिए, स्वागत करिए और देह की दूरी बनाए हुए उनको भोजन कराइए और अपने साधन से उनको ले जाइए, उनके अपने भारत तक छोड़िए कि जो कोटा से लोग आए हैं बचिए। उसकी बिल राजस्थान सरकार ने भेजी है। हम लोग तो इस गलतफहमी में थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी बस भेजी थी, क्योंकि बड़ा जोर से कहा हमने लड़कों को ला दिया, हम लड़कों को ला दिए। और अब पता लग रहा है कि वो बसें जो आई राजस्थान सरकार की थी और राजस्थान सरकार ने बिल भेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार को। तो एक तरफ कांग्रेस की वहां सरकार है, वो बिल भेज रही है बच्चों को पहुंचाने के लिए और आप नाटक कर रहे हैं बस से लोगों को घर पहुंचाने के लिए। समय समाप्त हो चला है। चलते चलते आप ये हमारे के न्यूज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? के न्यूज के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस महामारी से बचें, देह की दूरी बनाएं, साफ सुथरा रहें, गरीबों की मदद करें, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे हर गांव में 30% ऐसे लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं वो घर बैठ गए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, उसकी दवा की व्यवस्था करें। ठीक है, सवाल ये है, अखिलेश जी ने कहा कि जितने लोगों की मौत हो रही है हम उनको 1-1 लाख रुपए देंगे। क्यों नहीं जो लोग जिंदा हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं, जिनके पास चप्पल नहीं है, जिनके पास खाना नहीं, उनको मदद क्यों नहीं की जा रही? मैं कई बार कहूंगा आपसे कि ये काम सारा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। चप्पल दे रहे हैं, अपनी गाड़ी से उनको थोड़ी दूर छोड़ देने जिले के बॉर्डर तक, भोजन करा रहे हैं, गांव में गरीबों को राशन बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं। अब बस समय समाप्त हो गया। अब ये बता दीजिए कि आइंदा भविष्य में आपकी क्या रणनीति है, कैसे काम करेंगे? हमारी रणनीति, समाजवादी पार्टी की रणनीति यही होगी कि ये सरकार जो गरीब विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, बेरोजगारों की विरोधी है और किसानों की विरोधी है, किसान, श्रमिक, मजदूर, 30% रोज कमाने खाने वाले लोग जो परेशान हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी, इन सब की समस्याओं को लेकर के 1974 की तरह समाजवादी पार्टी सड़क पर क्रांति करेगी। इस सरकार को हटाए बिना चैन नहीं लेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बलिया के बागी एक बार फिर से चूंकि क्रांति देख चुके हैं और दोबारा क्रांति का आह्वान करें कि जब समय आएगा, हालांकि अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, लेकिन समय आएगा तो फिर एक बार फिर से क्रांति की जाएगी और उस क्रांति के सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अब समय बताएगा कि क्रांति कब होगी और कितना सुखद परिणाम आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और आप हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे एक ऐसे ही शख्स के साथ।